हेलो दोस्तों। आज हम लोग लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो लाइन इंटीग्रल में कौन कौन से फार्मूले हैं वो पहले देख लेते हैं। तो लाइन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट टी आर वेक्टर। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं और फोर्स सपोज एफ वेक्टर अप्लाइड है और पाथ सी यूज करते हैं, है ना, सी पाथ से ले जाते हैं उसको, तो उसका वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी मीन्स ये पाथ हो गया और एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये तो वर्क डन हो जाएगा। और लाइन इंटीग्रल को भी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यानी लाइन इंटीग्रल और वर्क डन दोनों का इंटीग्रल एक ही होगा। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक, आगे चलते हैं। इफ कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो देन वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब अगर ये जहाँ जो एफ वेक्टर दिया है ये इसका कर्ल जीरो हो जाए, मतलब ये इरोटेशनल हो, एफ वेक्टर क्या हो, कंजर्वेटिव हो या इरोटेशनल हो, तो क्या होगा? पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे हम इस पाथ से ले जाएं, चाहे जिस पाथ से, बहुत सारे पाथ होते हैं, ए से बी तक पहुंचने के बहुत सारे पाथ होते हैं। पाथ हम कोई भी यूज करेंगे तो वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कोई भी पाथ यूज करेंगे वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, वो किस केस में? जब कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो, यानी इस केस में हमें पाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इफ कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो देन वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, अगला, इफ कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो देन एफ वेक्टर इज कॉल्ड कंजर्वेटिव और इरोटेशनल। मतलब अगर कंजर्वेटिव या इरोटेशनल फील्ड है तो वहाँ पर पाथ की जरूरत नहीं होगी वर्क डन निकालने के लिए। क्यों? देखिए, कर्ल ग्रेड फाई इक्वल टू जीरो होता है, ये ऑलवेज फार्मूला है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर? कर्ल ग्रेड फाई इक्वल टू जीरो और कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ इसको और इसको कंपेयर कर लो, तो यहाँ एफ वेक्टर और कर्ल के साथ में यहाँ ग्रेड फाई है, तो इसका मतलब एफ वेक्टर को हम ग्रेड फाई लिख सकते हैं। किस केस में? जब फील्ड हमारा कंजर्वेटिव हो, मतलब कर्ल एफ वेक्टर जीरो है तो हम लोग एफ वेक्टर को ग्रेड फाई लिख सकते हैं, जहाँ पर फाई को स्केलर पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्केलर पोटेंशियल फाइंड करो, तो इसका मतलब फाई की वैल्यू निकालना होगा। या फ्लो की प्रॉब्लम है तो वेलोसिटी पोटेंशियल आपसे पूछेगा। ठीक है, तो देखिए डी फाई किसका फंक्शन है? यहाँ एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो डी फाई को हम लोग टोटल डेरिवेटिव से लिख सकते हैं इस केस में, है ना। कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो हम डी फाई इससे निकालेंगे। स्केलर पोटेंशियल निकालना होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, टोटल डेरिवेटिव का फार्मूला यूज करेंगे कि फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो डेल फाई पॉइंट डी फाई इक्वल टू डेल फाई पॉइंट डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई पॉइंट डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई पॉइंट डेल जेड इंटू डी जेड। ठीक है, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई कैप डेल फाई पॉइंट डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई पॉइंट डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई पॉइंट डेल जेड डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, है ना। इन दोनों का डॉट कराओगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, यानी इस टर्म्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ पे ये आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, हमेशा ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, और डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यानी इसकी जगह पे हम डी आर वेक्टर लिख सकते हैं, और ये ग्रेड फाई का फार्मूला हो गया। तो ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो डी फाई को हम लोग, अच्छा, ग्रेड फाई किसके बराबर है इस केस में? जब कर्ल एफ वेक्टर जीरो है तो एफ वेक्टर को हम ग्रेड फाई कह सकते हैं, यानी ग्रेड फाई की जगह एफ वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो ग्रेड फाई की जगह एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, हमें लाइन इंटीग्रल में यही वैल्यू निकालनी होती है, तो ये सीधा डी फाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इफ़ सी इज सिंपल क्लोज्ड कर्व, अगर सी जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कर्व क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड पाथ हमारा क्लोज्ड है ना, इस तरीके से मान लीजिए क्लोज्ड पाथ है सी, तो जो लाइन इंटीग्रल होगा उसको हम लोग सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर अलोंग सी बोलेंगे। मतलब पाथ अगर क्लोज्ड है तो उसको, उस लाइन इंटीग्रल को क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर अलोंग सी, है ना, अलोंग द क्लोज्ड पाथ, अलोंग द क्लोज्ड पाथ सी। ठीक है, अगला,
ये लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट कर सकते हैं। इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कैन बी आल्सो इवेल्युएटेड बाय चेंजिंग इनटू पोलर और पैरामीट्रिक फॉर्म। पोलर और पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करके भी हम लोग लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये 6 फार्मूले एक तरीके से हो गए। अब इन पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। लाइन इंटीग्रल का पहला क्वेश्चन आपके सामने। इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर वेयर एफ वेक्टर ये दिया है एंड सी इज द आर्क ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0 0 टू 1 1। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया इसको इवेल्युएट करना है और एफ वेक्टर दिया है। तो एफ वेक्टर दिया है और आर वेक्टर हमें पता ही होता है क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये आर वेक्टर की वैल्यू होती है। डी आर वेक्टर की वैल्यू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इसको डी आर वेक्टर से डॉट करा दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई। ठीक है, इसको आगे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। एफ वेक्टर अगर इतना है तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके साथ डी एक्स इसके साथ डी वाई है ना, प्लस करके तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई। ये एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू हो गई। आपको इवेल्युएट क्या करना है, इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ये इवेल्युएट करना है। तो इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए सी कौन सा पाथ है, सी कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है। ये पैराबोला हो गया जिसका वर्टेक्स 0 0 पर है। इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट होगा 1, 1 यानी पैराबोला पर x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब 1, 1 पैराबोला पर होगा। तो पार्टिकल को इसको इवेल्युएट करना है किस पाथ के द्वारा, पैराबोलिक पाथ के द्वारा, इस पाथ के द्वारा। लेकिन पूरा पाथ नहीं लेना, पाथ कहाँ से कहाँ तक है, 0 0 से लेकर 1 1 तक, यानी इस पॉइंट से ओरिजिन से लेकर 1 1 तक जाना है। लेकिन पाथ आपको पैराबोलिक यूज करना है। तो इतना कर्व इतना पार्ट हमारे पास सी हो गया है ना। यहाँ जो सी दिया है वो सी क्या है, पैराबोलिक पाथ है। वो भी 0 0 से 1 1 तक इतना केवल पार्ट लेना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, इंटीग्रल यहाँ लाइन इंटीग्रल है, यानी केवल यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल में होता तो लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट हो जाता। यहाँ से एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए हम लोग पाथ यूज करेंगे। पाथ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी उसको सिंगल वेरिएबल में चाहे तो हम x की वैल्यू y में रख लें या y की वैल्यू x में रख लें। तो देखिए y की वैल्यू x में रखना आसान है और x की वैल्यू भी रख सकते हैं, अंडर रूट y में रूट वगैरह आ जाएगा, इसलिए उससे बचेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, y को हम x में चेंज कर लेंगे तो dy की वैल्यू क्या हो गई, 2x dx। ठीक है, तो यहाँ चेंज कर लीजिए। तो y की जगह पे x, dy की जगह पे 2x dx, y की जगह एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स तो x में ही है, y की जगह पे रख लीजिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और dy की जगह क्या हो जाएगा 2x dx। ये 2x dx हो गया। अब ये पूरा इंटीग्रेंड किस में चेंज हो गया, x में। तो x की लिमिट ले लो, है ना, x की लिमिट। यहाँ पर x की वैल्यू ओरिजिन पर 0 0 होता है तो x की वैल्यू 0, यहाँ पर x की वैल्यू ये पहला वाला x होता है, दूसरा y, तो x की वैल्यू हो गई 1। तो अब चूंकि इंटीग्रेंड आपने x में चेंज कर लिया तो लिमिट हो गई 0 to 1, x की लिमिट हो गई 0 to 1। अगर आप y में चेंज करते x की वैल्यू अंडर रूट y, यानी पूरा सब कुछ y के टर्म में ले लेते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पर y की वैल्यू, यहाँ पर हालांकि y की लिमिट इस केस में यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर 1 है y की वैल्यू, तो लिमिट तो सेम होती है ना। तो किसी एक वेरिएबल में चेंज करना होता है, उसके लिए हमें पाथ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखिए आपने चेंज कर लिया किस में, x में, तो कितना हो गया, लिमिट 0 to 1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर कितना, ये 2 रहेगा, 2x की पावर 7 हो जाएगा, 6 ये हुआ और एक 1 ये, x की पावर 7 dx। इसका इंटीग्रेशन कर लो तो x³ प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 8/8, लिमिट 0 to 1। तो कितना हुआ, अपर लिमिट रखो 1/3 प्लस 2/8 का मतलब 1/4, लोअर लिमिट से सब 0 हो जाएगा। एलसीएम हो गया 12, 4 + 3 7/12, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग लाइन इंटीग्रल की प्रॉब्लम को इवेल्युएट करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर वेयर एफ वेक्टर ये दिए हैं, वेयर सी इज द सर्किल x² + y² = 1
ट्रांसवर्स काउंटर क्लॉकवाइज, है ना, ट्रावर्स्ड काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि जो एरो लगाना है वो काउंटर क्लॉकवाइज लगाना है। तो एफ वेक्टर दिया है ना, एफ वेक्टर दिया है, एफ वेक्टर डॉट डी आर क्या हो जाएगा, आई कैप के कोफिशिएंट के साथ डी एक्स हो जाएगा इनटू में, और वाई जे कैप के कोफिशिएंट के साथ डी वाई। तो ये हो जाएगा अपान में, तो ये है ही है, ये हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई न्यूमरेटर में, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट सिंपल सा है, लोग कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो सी, हियर सी इज़ द सर्किल, पाथ क्या है, एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है 1, है ना, सर्किल की रेडियस 1 है, ठीक है। तो सी क्या है, एक पूरा पाथ है, यानी पाथ क्लोज्ड है, इसको हम लोग सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं, इस इंटीग्रल को सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। तो देखिए, एक तो हम चाहे तो इसको x और y में, है ना, इस पूरे को या तो x में या y में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। मान लीजिए y में चेंज करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू पॉजिटिव, इधर y की वैल्यू निगेटिव, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, है ना। किसी भी इंटीग्रल को पोलर फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पोलर फॉर्म से कितना इजी हो जाएगा। तो हम लोग इस सर्किल पर कोई पॉइंट लेना होता है तो क्या होता है, आर कॉस थीटा कमा आर साइन थीटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन है कार्टेशियन से पोलर में, है ना। हम लोग इसको पोलर में चेंज करते हैं। तो आर तो फिक्स हो गया, आर की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1 कॉस थीटा, आर की वैल्यू 1, वाई इक्वल टू 1 कॉस थीटा, है ना। तो अब यानी x को थीटा के टर्म में, y को थीटा के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो dx चेंज करना होगा तो हम इससे dx निकाल लेंगे, dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, डी वाई इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। यानी अब इन सब एक्स वाई को चेंज कर लो, एक्स वाई को सब किस में चेंज कर लो, थीटा में, ठीक है। और फिर थीटा की लिमिट देनी होगी हमें। तो पूरा सर्किल कंप्लीट होने के लिए थीटा की लिमिट कितनी होगी, मान लीजिए यहाँ पर पी पॉइंट हमने ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट दे दिया। अब चूंकि रेडियस तो 1 है तो 1 कामा थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये रेडियस 1 हो गया। अगर थीटा 0 तो ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, है ना, पी पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, π/2 पाई, है ना, 3π/2 और 2 पाई, यानी थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 2 पाई तक। तो थीटा की लिमिट दे दो, थीटा इस पूरे को सब कुछ थीटा में चेंज कर लो, तो थीटा की लिमिट दे दो 0 से 2 पाई। अब y का मतलब साइन थीटा, dx का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये देखिए माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये किसकी जगह, dx की जगह। माइनस x का मतलब हुआ कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया, इनटू dy, इसका डेरिवेटिव कर लो, तो dy इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा पान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ये तो 1 दिया ही है, या स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर डी थीटा इकट्ठा कर दो, तो यहाँ से हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ले लो कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया जिसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये हो गया आपका माइनस 0 to 2 पाई डी थीटा, और इसका इंटीग्रल डी थीटा का थीटा लिमिट 0 to 2 पाई मतलब 2 पाई हो गया, माइनस 2 पाई। सो इस इंटीग्रल की वैल्यू, इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हो गई माइनस 2 पाई, है ना। तो देखिए हम लोगों ने इसको चेंज कर लिया पोलर फॉर्म में, तो कितना इजीली सॉल्व हो गया, है ना। कार्टेशियन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी होती है ना, हम लोग इसको x में या पूरा y में चेंज करते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी हो सकती थी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग लाइन इंटीग्रल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला वर्क डन की प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड एफ वेक्टर इक्वल टू दिस along the line joining the point 0 0 0 to 2 1 3, ठीक है। तो मान लीजिए पॉइंट आपका A है 0 0 0 और दूसरा B पॉइंट तक उसको ले जाते हैं, कोऑर्डिनेट 2 1 2 1 और 3 है। तो पाथ कौन सी पाथ यूज करते हैं, एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, है ना, एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, है ना, ए से बी पॉइंट तक। देखिए कई सारे पाथ हैं लेकिन आपको कह रहे हैं कि वो लाइन के थ्रू, है ना, स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो ये सीधी लाइन हो जाएगी। इस पाथ के थ्रू हम लोग पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराते हैं, फोर्स कौन सा अप्लाई करके, एफ वेक्टर फोर्स अप्लाई करके। तो एफ वेक्टर दिया है और इसका देखिए अब यहाँ पर पाथ तो
नहीं, पाथ स्ट्रेट लाइन दिया है, ठीक है। तो कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू अगर निकाल, हालांकि कर्ल 0 आएगा तब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, अदरवाइज पाथ पे डिपेंड करेगा। तो देखिए हम लोग कर्ल एफ वेक्टर निकाल के देख लेते हैं। इसका कर्ल निकाल लो तो आई कैप जे कैप के कैप डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड, है ना। डेल क्रॉस एफ वेक्टर होता है, डेल की वैल्यू आपको पता है ये होती है, एफ वेक्टर दिया ही है, और क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से निकलता है। पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप और डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड, और तीसरी रो में इसके एफ वेक्टर के एलिमेंट हो जाएंगे। आई कैप के कोफिशिएंट 3x² और जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब इस डिटरमिनेंट को हल कर लो, आई कैप इंटू ये कैंसिल, इसका जेड के रिस्पेक्ट, इसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इसका जेड के रिस्पेक्ट में, तो 0 - 2x माइनस जे कैप, फिर इसका x के रिस्पेक्ट में, इसका z के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, प्लस के कैप इंटू इसका x के रिस्पेक्ट में, तो 2z माइनस इसका y के रिस्पेक्ट में, तो -2x आई कैप प्लस 2z के कैप आ गया। ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये पाथ पे तो डिपेंड करेगा, यानी हमें लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हालांकि इसको यहाँ पाथ दिया था, स्ट्रेट लाइन कह रहे थे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये कर्ल हम निकालें, है ना। कर्ल निकाल के तो हम ये बता दिया कि हमें पाथ की ज़रूरत पड़ेगी, और पाथ दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो पाथ स्ट्रेट लाइन दिया ही है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना, कर्ल ना निकालते तो कोई ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। 3 पॉइंट्स दिए हैं, इसकी इक्वेशन क्या होती है। देखिए अगर इस पॉइंट से पास, ये 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस कोई एक पॉइंट, तो x माइनस 0 अपान x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू y अपान, है ना, y अपान क्या हो जाएगा, y माइनस y1, है ना। क्या होता है, अगर ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये फार्मूला हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का। तो ये x1 y1 z1 की वैल्यू, x2 y2 z2 की वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन में ये रख देंगे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी, यानी ये x अपान 2 इक्वल टू वाई अपान 1 इक्वल टू जेड अपान 3 इज इक्वल टू, हम लोग इसको t मान लेते हैं ना, पैरामीट्रिक फॉर्म में इसको चेंज करके हल कर लेते हैं, इसको t मान लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट और लास्ट इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू t हो जाएगा, और इसको इक्वल करोगे तो z इक्वल टू 3t, यानी x y z की वैल्यू हम लोगों ने किस में चेंज कर लिया, t में, पैरामीट्रिक फॉर्म में इसको चेंज कर लिया, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। दिस इक्वल टू, ये पॉइंट्स हो गया, है ना, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ले जाते हैं, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले गए, और ये आपका एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू हो गई। अब देखिए हम लोगों ने इस सब को किस में चेंज कर लिया, एक्स वाई जेड को टी में चेंज कर लिया, तो यानी अब हमें लिमिट टी की चाहिए, तो कोई एक लिमिट से निकाल लीजिए टी की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0, यहाँ एक्स की वैल्यू 2, तो अगर एक्स से टी की वैल्यू निकालते हो तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू 0 आ जाएगी, जब एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो टी की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो लिमिट हो गई 0 to 1, है ना, टी की लिमिट हो गई 0, टी की लिमिट हो गई 0 to 1, है ना, ये टी लिखा है, टी इक्वल टू 0 to 1। अब इसको भी इंटीग्रेंड को भी पूरा t में चेंज कर लो, तो x की जगह 2t, y की जगह t और z की जगह 3t रख लीजिए इसमें, तो ये हो गया x इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स की जगह 2t, तो 2t का स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह इसका डेरिवेटिव कर लो, तो डी एक्स इक्वल टू 2dt आ गया, 2dt प्लस यहाँ पर रख लीजिए x की 2 इंटू एक्स की जगह कितना 2t और z की जगह 3t माइनस y की जगह है आपका t इंटू dy कितना हो जाएगा, dy की वैल्यू dt हो जाएगी, प्लस z का मतलब 3t इंटू dz की वैल्यू 3dt यानी पूरा t में चेंज कर लिया। तो इंटीग्रल हो गया 0 to 1, और इसमें dt कॉमन ले लीजिए सबसे, तो पहला हो गया 24t², यहाँ से कितना आ गया 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12t² माइनस का कितना t, माइनस का t और प्लस 9t² प्लस 90 हो गया इंटू dt। इंटीग्रेशन कर लो तो t² मिला के ये हो जाएगा आपका 36t² और प्लस का 8t dt, इसका इंटीग्रेशन
36 इंटू टी क्यूब अपान 3 प्लस 8 इंटू टी स्क्वायर अपान 2 लिमिट 0 to 1। तो 36 अपान 3 मतलब 12 हो गया और 8 अपान 2 मतलब 4 हो गया। तो 12 प्लस 4 16। वर्क डन है तो यूनिट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड दी वर्क डन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन द फोर्स फील्ड, है ना। देखिए हम ये एफ फैक्टर वही लिया है, केवल पाथ चेंज कर लिया है ना। जो अभी तीसरा क्वेश्चन लिया था उसमें एफ फैक्टर यही था, है ना। हम लोगों ने पाथ चेंज कर लिया। अब इस बार इस पाथ से ले जाते हैं, ये पाथ है और कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक। तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक ले लिया और पाथ c की ये जो कर्व c है वो इससे रिप्रेजेंट है ना। ये इन दोनों का कंबाइंड जो होगा वो पाथ c हो गया। ठीक है, तो ये पैराबोला और ये भी पैराबोला है। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड पाथ हमारा ये c हो गया। तो देखिए एफ फैक्टर दिया है, एफ फैक्टर डॉट डी आर क्या हो जाएगा, 3x² dx प्लस इसके साथ dy हो जाएगा और प्लस z dz, है ना। तो गिवन पाथ c क्या दिया है, x² इक्वल टू 4y और 3x² इक्वल टू 8z फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 ये दिया है ना। 0 से लेके 2 तक ले जा रहे हैं और पाथ ये दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर लें तो बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, इनमें से x y z में से किसी एक को t मान लो, है ना। किसी एक को t के बराबर या कुछ भी मान लीजिए, 2t 3t t² कुछ भी मान लो, मतलब एक को t के टर्म्स में दे दो। तो देख लीजिए जो भी सुविधा हो उस हिसाब से हम लोग अपना पैरामीट्रिक फॉर्म में मान लेते हैं। तो क्या है, कर्व ये दिया है। तो देखो अगर x की जगह हम 2t मान लें तो y की जगह क्या हो जाएगी, 4t² मतलब y की जगह पे हमारा t² हो जाएगा, है ना। 4 कैंसिल हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हम 2t माने, हम इसको t मान सकते हैं। तो y की वैल्यू t²/4 हो जाएगी। तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ किसी एक को t के टर्म्स में मानिए। जरूरी नहीं कि x माने हम y को मान लें। तो अगर y को t मानते हैं तो x की वैल्यू अंडर रूट के टर्म्स में आ जाएगी। तो हम लोग अनावश्यक टर्म से बचेंगे, यानी कि हम सिंपल टर्म देखेंगे कि क्या मानने पर सिंपल टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर x को 2t मान लें तो y की वैल्यू t² आ जाएगी और x की वैल्यू आपने रखा है क्या, 2t। तो ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू 4t² अपान 8 करेंगे तो 3/2 t² है ना। z की वैल्यू हो जाएगी 3/2 इंटू t² आ जाएगी z की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो z की वैल्यू हो गई 3/2 t²। अब देखिए x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक है। तो अब t की वैल्यू निकालो, x से t की वैल्यू निकाल लो। x इक्वल टू 0 पर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। x इक्वल टू 2 रखने पर t की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो लिमिट 0 to 1 हो गई। अब वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रल ओवर c एफ फैक्टर डॉट डी आर वेक्टर फार्मूला है। ठीक है, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ओवर c एफ फैक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू ये दी ही है। ठीक है, सो दिस इक्वल टू इंटीग्रल ओवर, अब इसमें चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए किसमें, टी में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट तो हो गई आपकी 0 to 1 और 3 इंटू x² का मतलब हुआ x की जगह 2t रख लो तो 2t² इंटू dx की जगह क्या हो जाएगा, इसका dx की जगह 2dt। तो ये हो जाएगा 2dt प्लस यहाँ पे रख लीजिए 2 इंटू एक्स की जगह 2t और z की जगह 3/2 t² माइनस कितना है, माइनस का y का मतलब t² इंटू 2t dt क्या, dy की वैल्यू हो जाएगी 2t dt प्लस z की वैल्यू 3/2 t² और dz हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो 3/2 इंटू 2t dt, 3/2 इंटू 2t dt। अब देखिए आगे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आपने t में चेंज कर लिया, उसके बाद dt कॉमन ले लीजिए तो ये टर्म्स आ जाएंगे कितना, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 24 t² और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आया आपका 2 और 2 कैंसिल, ये 6 आ गया, बाहर भी 2 है तो 12 t पावर 4 आ गया है, 12
टी पावर 4 एक यहाँ भी टी है ना, 12t पावर 4 माइनस 2t क्यूब हो गया, प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 9/2 इंटू 2t³ dt। ठीक है, तो ये कितना हो गया 24t² और प्लस 12t की पावर 4 और इनको कंबाइंड करिए तो कितना हो जाएगा 5/2 इंटू t³ dt। इंटीग्रेशन कर लो तो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 24 इंटू टी की पावर 3/3 प्लस 12 इंटू टी पावर 5/5 प्लस 5/2 इंटू टी की पावर 4/4, लिमिट 0 to 1 रख लोगे तो 24/3 8 आ जाएगा, प्लस 12/5 प्लस 5/8 आ जाएगा, 5/8। तो ये कितना हुआ 8 प्लस इसका एलसीएम ले लिया तो 40 एलसीएम हुआ, 12 इंटू 8 96 प्लस 25 121/40 का मतलब हुआ 8 प्लस 3.025 तो 11.025 यूनिट है ना। ये वर्क डन आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर अराउंड द कर्व सी वेयर एफ वेक्टर इक्वल टू दिस and C is the curve y is equal to x square from 0 0 to 1 1 and curve y square equal to x from 1 1 to 0 0। ठीक, आपको क्या निकालना है सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर। पाथ देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, तो पहले 0 0 से लेके 1 1 तक पैराबोलिक पाथ पर चले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये C1 पाथ इसको कह लिया, कहाँ 0 0 से 1 1 तक गया P पॉइंट तक। उसके बाद फिर 1 1 से लेके 0 0 तक वापस आता है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पाथ से, है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पाथ से 1 1 से लेके 0 0 तक वापस आता है, यानी कि पाथ हमारा ये आया, तो पाथ क्लोज हो गया, इसलिए सर्कुलेशन हो जाएगा। तो एफ वेक्टर दिया है, इसका एफ वेक्टर डॉट डी आर क्या हो जाएगा, इसके साथ डी एक्स इसके साथ डी वाई इंटू में आ गया। ठीक, एफ वेक्टर डॉट डी आर हो गया फॉर द पाथ C1 पाथ की इक्वेशन क्या है C1 की, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम लोग dy इज इक्वल टू 2x dx लिख सकते हैं। फॉर द पाथ C2 के लिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो dx इक्वल टू 2y dy, डिफ्रेंशिएट कर लो 2y dy। तो अब सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर अलोंग दी कर्व C है ना, C क्या है, C मतलब ये टोटल कर्व C है ना, ये टोटल पाथ C है, तो जो कि दो पार्ट में ब्रेक हो गया C1 और C2। तो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर C एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर दिस इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C डिवाइड हो गया दो पार्ट में C1 एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस C2 एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। C दो पार्ट में ब्रेक है, तो जितने पार्ट में C ब्रेक होगा इस तरीके से हम लोग इंटीग्रल को प्लस करके लिख लेंगे। दो पार्ट में है तो दो पार्ट में, तीन पार्ट में तो तीन पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो अब C1 के लिए देखिए, C1 इंटीग्रल ओवर C1 एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू ऊपर निकाल चुकी हो, C2 एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ये है। अब देखिए इंटीग्रल तो लाइन इंटीग्रल है, इसका मतलब हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, इंटीग्रेंड में एक ही वेरिएबल चाहिए, लेकिन है यहाँ पर दो, इसके लिए पाथ यूज करेंगे। तो C1 पाथ यूज करिए, तो C1 के लिए हम लोग y को x में चेंज कर लेंगे, जहाँ जहाँ भी y है उसको x में चेंज कर लेंगे। तो लिमिट किसकी दे देंगे, x की, तो x C1 पाथ के लिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है ना, यहाँ पर x की वैल्यू 1। देखिए ये ऐसे एरो बना होता है, तो ये उसकी लोअर लिमिट होती है और इस तरफ उसकी अपर लिमिट होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, यहाँ पर x की वैल्यू 1। जब इस पाथ के लिए आएंगे तो ये देखो एरो पे डिपेंड करेगा ना, इधर ये इसकी लोअर लिमिट होगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 और यहाँ पर x की वैल्यू 0। ठीक है, तो C2 पाथ के लिए लिमिट हो जाएगी 1 to 0। ठीक है, एरो पर डिपेंड करता है लिमिट। तो इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया, पहले इंटीग्रल को x में चेंज कर लिया, मतलब क्या यूज कर लिया, x की जगह पे y की जगह एक्स स्क्वायर रख लिया, तो dy इज इक्वल टू 2x dx। ठीक है, तो y की जगह पे एक्स स्क्वायर रख लो, तो 2x प्लस x की पावर 4 हो जाएगा इंटू dx तो है ही है, प्लस
3 इंटू वाई की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू डी वाई की जगह 2x dx। लिमिट हो गई 0 to 1। अगला C2 के लिए लिमिट हो जाएगी 1 to 0 और इसमें हम लोग रख रहे हैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी इसको y में चेंज कर दे हैं पूरा। तो x की जगह पे वाई स्क्वायर, तो सो 2x की जगह वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस dx की जगह 2y dy, dx की जगह 2y dy प्लस ये 3y, y की जगह पे कितना है y ही रहेगा, x की जगह पे वाई स्क्वायर, तो माइनस 4y स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, इंटीग्रल 0 to 1 dx एक साथ कर लो तो ये कितना हो गया 2x प्लस एक्स की पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी y एक साथ कर लो तो ये हो जाएगा आपका 4y कितना हुआ ये, अच्छा ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3y स्क्वायर का मतलब हुआ 2y से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6y क्यूब हो जाएगा प्लस 3y माइनस 4y स्क्वायर डी वाई। इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रल ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 से 2 कैंसिल हो गया और प्लस x की पावर 5/5 प्लस 6 इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब अपान 3 लिमिट 0 to 1 प्लस 6 इंटू वाई की पावर 4/4 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर अपान 2 माइनस 4 इंटू वाई क्यूब अपान 3 लिमिट 1 to 0। अपर लिमिट रख लो तो 1 प्लस 1/5 प्लस ये बन जाएगा आपका 3/2 माइनस 8/3। इसमें अपर लिमिट से सब जीरो, लोअर लिमिट से मिलेगा, सो लोअर लिमिट में माइनस लगा तो माइनस का 3/2 आ जाएगा, ये भी आपका माइनस 3/2 और ये प्लस का हो जाएगा 4/3। 3/2 एक कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1/5 माइनस 3/2 और ये मिलके माइनस का 4/3 हो गया। एलसीएम हो गया 30, तो 30 प्लस 6 माइनस ये हुआ आपका 45 है ना, 15 आएगा, 15 इंटू 3 45 माइनस 40, तो कितना आ गया ये 36 और 40 आपका बचेगा माइनस का 4, माइनस 4 इसमें ऐड कर लो तो माइनस का 49/30। ये आ जाएगा सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर एलोंग द कर्व सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। So that the integral this is independent of path joining the points 1, 2 and 3, 4, hence evaluate the integral। कह रहा है कि ये जो इंटीग्रल है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे ए से ए पॉइंट 1, 2 है और बी पॉइंट आपका बी पॉइंट है 3, 4, यानी पाथ कोई भी यूज करो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो पाथ पे डिपेंड कब नहीं करेगा, जब एफ वेक्टर कंजर्वेटिव हो, मतलब उसका कर्ल अगर 0 आ गया तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए ये इंटीग्रल दिया है जिसे इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फार्म क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है ना, लाइन इंटीग्रल का स्टैंडर्ड फार्म होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यानी ये वैल्यू दी है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की। तो अगर कंपेयर कर लें तो एफ वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके साथ आई कैप, इसके साथ जे कैप और के कैप है ही नहीं है, तो एफ वेक्टर इक्वल टू हो गया दिस आई कैप प्लस दिस जे कैप। तो कर्ल एफ वेक्टर निकाल लो, तो कर्ल निकालना पता है, डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी रो में डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड, तीसरी रो में इनके आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट लिख लिया। फिर आई कैप इंटू ये कैंसिल, इसका वाई के रिस्पेक्ट में 0, इसका जेड के रिस्पेक्ट में 0 हो गया। ठीक है, माइनस जे कैप इंटू इसका एक्स के रिस्पेक्ट में 0, इसका जेड के रिस्पेक्ट में भी 0 हो गया, प्लस के कैप इंटू इसका एक्स के रिस्पेक्ट में 2xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस इसका y के रिस्पेक्ट में तो 2xy माइनस 3y स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया, कर्ल 0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव और इरोटेशनल। ठीक है, अगर एफ वेक्टर कंजर्वेटिव है इसका मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो द लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो एक बात तो यहाँ पर बता दी गई कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, आपसे पूछा था कि सो दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो एक बात ये हो गई कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा इवेलुएट करने के लिए भी बोल रहा है, तो हम लोग इवेलुएट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए डी फाइव इक्वल टू होगा, देखिए लाइन
कर्ल ग्रेड फाई इक्वल टू 0 होता है, कर्ल एफ वेक्टर 0 आपका निकल चुका है। अगर इन दोनों को कंपेयर कर रही है तो एफ वेक्टर इक्वल टू ग्रेड फाई, तो जहाँ भी कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू 0 आता, जहाँ भी कर्ल एफ वेक्टर 0 आता है तो एफ वेक्टर को ग्रेड फाई लिख सकते हैं इस इतने फार्मूले से, है ना। कर्ल ग्रेड फाई हमेशा 0 होता है और कर्ल एफ वेक्टर 0 आपने शो कर दिया है, दोनों कंपेयर कर लें तो एफ वेक्टर इक्वल टू ग्रेड फाई हो जाएगा। तो डी फाई इक्वल टू डेल फाई पॉइंट डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई पॉइंट डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई पॉइंट डेल जेड डी जेड बाई टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, तो डी फाई इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ग्रेड फाई डॉट डी आर वेक्टर, और ग्रेड फाई किसके बराबर है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की वैल्यू दी है, इसको हम लोग डी के टर्म्स में लिख सकते हैं, ना। इसको डी के टर्म्स में लिख सकते हैं कैसे, कोई एक टर्म देख लीजिए। तो अगर हम लोग पहले टर्म को देखें तो एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना, एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले टर्म को देखें अगर तो एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स ऐसा है, तो हम लोग इसको डी के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो एक्स डी एक्स से इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर जरूर रहा होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपान 2 करेंगे तो वो 2 हटेगा। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव करें, है ना, इसका डेरिवेटिव करें तो क्या हो गया, पहले का डेरिवेटिव 2x dx है ना, पहले का डेरिवेटिव 2x dx इंटू वाई स्क्वायर अपान 2 प्लस दूसरे का डेरिवेटिव कर लो एक्स स्क्वायर इंटू 2y डी वाई अपान 2y डी वाई अपान 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, वाई एक्स स्क्वायर डी वाई, है ना। तो हम लोग ऐसे इसमें एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, इसको इन दोनों टर्म्स को, यानी कि इसका पहला टर्म इसका पहला टर्म इसमें आ गया है, हम लोग डी के टर्म में लिख रहे हैं। प्लस देखिए दूसरा वाला टर्म क्या है, दूसरा वाला है वाई क्यूब, है ना, वाई क्यूब डी एक्स। तो वाई क्यूब डी एक्स से जाहिर सी बात है कि ये एक्स डी वाई एक्स वाई क्यूब रहा होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले का डेरिवेटिव डी एक्स इंटू वाई क्यूब हो जाएगा। तो ये जो कि यहाँ लिखा है डी एक्स इंटू वाई क्यूब, जब दूसरे का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स इंटू 3y स्क्वायर डी वाई, तो 3y स्क्वायर डी वाई और x तो लिखा ही है, ये हो जाएगा। यानी इस पूरे टर्म को हम लोग डी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो अगर जब भी कर्ल एफ वेक्टर 0 होगा तो ये जो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है इसको आप डी के फॉर्म में लिख पाओगे। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रल को, इस इंटीग्रल को क्या किया कि एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के फॉर्म में इसको डी के फॉर्म में लिखा, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या हुआ, सिर्फ ये फंक्शन बचा, ये फंक्शन, और लोअर लिमिट ये हो गई, अपर लिमिट ये हो गई। तो आपको पता है ना कि अब इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट पहले रखेंगे, तो x की जगह 3 y की जगह 4 रख लो पूरे में, तो ये हो जाएगा 1/2 x की जगह 3, तो 9 इंटू 16 हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 3 y की जगह 4, तो 64 हो गया, माइनस लोअर लिमिट रख लो, x की जगह 1 रख लो, y की जगह 2, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 4 माइनस x की जगह 1 y की जगह 2, तो 8 हो गया। तो कितना हुआ 72 और प्लस 192, ये -2 -8, तो कितना आ जाएगा, ये देखिए ये तो -10 हुआ, -10 मतलब ये माइनस का 62 और 192 ऐड कर लीजिए तो 254 आ जाएगा, ये आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लाइन इंटीग्रल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।